हाउसबिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है ईजी 5 to 9 के लेक्चर नंबर 14 का पार्ट नंबर 1। आई होप सो आप लोगों को लेक्चर 13 तक अच्छे से समझ आई होगी। लेकिन कोई कन्फ्यूजन होती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए, मेरा व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मुझसे कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। लेक्चर 14 स्टार्ट करते हैं, टेक्नोलॉजीज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग एल्टो स्पीकिंग। जिसमें बस क्या है कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, सोशियो लिंग्विस्टिक socio-cultural theory है, the introductionist hypothesis, autonomy and student agency, cognitive perspective on speaking proficiency, accuracy, complexity and fluency। उसके बाद हमारे पास कॉल pedagogical framework for speaking, task based instruction TBI, कॉल learning environment से tutorial, कॉल and speaking के feedback with tutorial, कॉल a computer assisted pronunciation training CAPT। उसके बाद ए synchronous कॉल स्टोरी टेलिंग, ये डिजिटल साउंड टूल्स हैं, अनलेशिंग स्टूडेंट क्रिएटिविटी एंड सीएमसी। फिर फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देखें तो इसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि जब जो है हम कॉल यानी कि कंप्यूटर सिस्टम लैंग्वेज लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चे एल टू स्पीकिंग जो है वो सीख सकें, तो हम कुछ फंडामेंटल आइडियाज़ पर जो है अमल करते हैं। ये वही आइडियाज़ होते हैं जो एल टू लिटरेचर यानी दूसरी ज़बान सीखने वाली किताबों या रिसर्च में जो है वो अक्सर बयान किए जाते हैं। उसके बाद देखें कि ईच ऑफ थ्योरीज डिस्क्राइब हियर हैज़ डिफरेंट वे ऑफ कंसेप्चुलाइजेशन हाउ एल्टो लर्निंग। इसमें अब क्या बता रहे हैं कि हर थियोरी का जो है वो एक अलग तरीका होता है सोचने का, यानी कि कंसेप्चुलाइज का अलग तरीका होता है कि बच्चे जो है वो एल टू कैसे सीखें, ठीक है, कैसे अपनी स्पीकिंग एबिलिटीज़ बेहतर करते हैं। इसलिए जो हर थ्योरीज में एक हमारे पास यूजफुल पर्सपेक्टिव देती है कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन जो है वो यानी टीचर्स को जो है रहनुमाई सिखाने का तरीका किस तरह जो है बच्चे की ज़बान सीखने में जो हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारे पास सोशियो कल्चर थ्योरी आती है। सोशियो कल्चर थ्योरी में कह रहे हैं कि हमारे पास पहले तो देखें सोशियो कल्चर थ्योरी क्या है कि ये एक मशहूर जो हमारे पास माहिर नफ्सियात थे यानी कि साइकोलॉजिस्ट थे, बाय स्काई 1962 की दी हुई सोच पर जो है वो डिपेंड करती है। इसके मुताबिक इंसान ज़बान अकेले से नहीं सीखता बल्कि दूसरों के साथ जो इंटरेक्शन यानी कि मेल जोल बातचीत या काम करने के जो है उसके ज़रिए सीखता है। उसके बाद क्या है कि ZPD, ये हमारे पास क्या है, ZPD क्या है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका मतलब हमारे पास है कि वो लर्निंग ज़ोन जहाँ एक स्टूडेंट अकेला काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसे जो किसी दूसरे इंसान की मदद मिले तो वो मुश्किल चीज़ें भी आसानी से सीख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक जो है वो नया इंग्लिश सेंटेंस नहीं बना सकते, लेकिन तुम्हें साथ जो है वो तुम्हारा क्लास फेलो हो और टीचर्स जो है वो थोड़ी बहुत मदद दें, तो तुम जो है वो सेंटेंस बना लेते हो। यही हमारे पास जो है ZPD है, सीखने का वो इलाका जो मदद से जो है वो मुमकिन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि कॉल और सोशल कल्चर थ्योरी का आपस में ताल्लुक है। जब हम बस कॉल जैसे टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है वो स्पीकिंग ऐप, चैटबॉट और ऑनलाइन ग्रुप्स एक्टिविटीज़, तो ये सारे माहौल जो है वो ZPD के को जो है वो सपोर्ट करते हैं। कैसे? जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है मिलकर किसी ऐप पर काम करते हैं, तो वो एक जो है वो एक-दूसरे के साथ लैंग्वेज स्किल्स में मदद करते हैं। वो मिलकर जो है वो एल टू अटरेंस ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा इलैबोरेट बना सकते हैं। इलैबोरेट होता है तफ़सील से। उसके बाद हमारे पास है अगले पैराग्राफ पे चले तो अकॉर्डिंग टू एनी कॉल, pedagogy for speaking must necessarily be situated within this broad framework of providing students with ample opportunities to collaborate with other speakings। अच्छा, इसमें अब क्या बता रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास जो है इसका मतलब है कि जब जो है हम कॉल पेडागोजी क्या होता है, यानी कंप्यूटर की मदद से ज़बान सीखने का तरीका जो इस्तेमाल करते हैं स्पीकिंग सिखाने के लिए, तो ये हमें जो है एक बड़े नज़रिए के अंदर जो है वो रखना होता है, यानी एक ऐसे सिस्टम बनाना होता है जिसमें जो है वो एम्पल अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को जो एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि काफ़ी मौक़े जो हैं वो मिले, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। वो दूसरे लोगों के साथ जो है वो कोलैबोरेट करें, ठीक है, यानी मिल-जुल कर काम करें या प्रैक्टिस करें। वो लोग जो है वो नेटिव स्पीकर्स भी हो सकते हैं या नॉन नेटिव स्पीकर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, ऐसा करने से जो स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा होता है कि लैंग्वेज इंटरेक्शन में जो है वो हिस्सा लेते हैं, जिससे जो उनके बोलने की सलाहियत जो है बेहतर होती है। उसके बाद हमारे पास क्या है, व्हाई गॉड स्काईज़ में सेमिनल आइडियाज़। अब इसका आइडिया देखें। इसके जो है वो सेमिनल आइडियाज़ ने जो दूसरे L2 रिसर्चर्स को भी मुतासिर किया, जिन्हें हम जो है वो इंटेलेक्चुअलिस्ट कहते हैं। ये लोग ये समझते हैं कि जब कोई ज़बान सीखता है, तो वो सिर्फ़ सुनने या इनपुट से बात नहीं बनती, बल्कि हमें ये देखना होता है कि लर्नर किस तरह जो है वो दूसरों के साथ इंटरैक्ट करता है। ये हमारे पास जो है रिसर्च क्रेशन 1985 से जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ सोचते हैं। उसके बाद क्वेश्चन कहते हैं कि सिर्फ इनपुट काफ़ी है, लेकिन इंटरेक्शनिस्ट कहते हैं कि हमारे पास कम्प्लेक्स जो है इंटरेक्शन भी ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास इंटरेक्शनिस्ट हाइपोथेसिस आती है। इंटरेक्शनिस्ट हाइपोथेसिस को देखें
इसमें अब हम पहले क्या कह रहे हैं कि ये नज़रिया हमारे पास जो है मतलब ये थ्योरी ये जो कहता है कि हमारे पास सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए जो है वो सिर्फ सुनना या पढ़ना काफ़ी नहीं, बल्कि लर्नर्स को खुद अपनी गलती या कमज़ोरियों जो है वो पहचाननी होती हैं। स्केम्ब्रिज 1990 ने कहा है कि स्केम्ब्रिज ने कहा है कि जब तक जो है वो कोई लर्नर ये नोटिस ना करे कि मेरी लैंग्वेज स्किल्स में क्या कमी है, तो वो जो है वो अच्छी तरह L2 नहीं सीख सकता। मतलब एक इंसान जो है वो खुद अपनी कमज़ोरियों को नोटिस करे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट बोलते वक्त जो है वो गलत ग्रामर इस्तेमाल करते हैं, तो उसे पहले खुद ये समझना होगा कि गलती हो रही है। ये गैप जैसे हमारे पास नेटिव स्पीकर्स के जो है वो लेवल होते हैं। उसके बाद क्या है कि लॉन्ग ग्रोपी सिंस 1998, वेरिसॉन्स एंड गैस 1985, गैस 1997, इनका जिक्र किया गया। पहले क्या गैस लॉन्ग और दूसरे जो हमारे पास रिसर्चर्स ने यही शो किया था कि जब लर्नर जो है वो छोटे ग्रुप्स में दूसरे लर्नर्स या नेटिव स्पीकर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वो नई लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स यानी जैसे अल्फाज, ग्रामर या मखसूस हालात में जो है बातचीत के बारे में जो है वो ज़्यादा सीखते हैं। खासतौर पर जो उस वक्त जब बातचीत में जो है प्रॉब्लम हो जाए, जैसे हमारे पास कुछ चीज़ समझना है, कन्फ्यूजन हो जाए, तो लोग जो है मीनिंग को नेगोटेट करते हैं, यानी आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या ये मतलब था, फिर से उसे रिपीट करो, मतलब आप जो उसका असल मतलब सुनना चाहते हैं। ये प्रोसेस सीखने के लिए जो है वो बहुत हेल्पफुल होती है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि गैस 1997 डिस्क्राइब दिस प्रोसेस फॉर नेगोटिएशन मीनिंग। इसमें कह रहे हैं कि गैस 1997 ने कहा कि जब जो है हम किसी बात को समझने के लिए दूसरे से जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं और मीनिंग को नेगोटिएट यानी कि समझने की कोशिश करते हैं, तो यही अमल जो है हमारे पास सेकंड लैंग्वेज एजुकेशन को स्टार्ट करने में मदद देता है। उन्होंने जो है वो इसे एक मिसाल से समझाया, जैसे ये ऐसा है कि जैसे आप जो है वो पानी के पंप को स्टार्ट करते हो, यानी ज़बान सीखने का जो है वो पंप स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद नोटिसिंग और फोकस ऑन फॉर्म्स क्या है कि जब कोई लर्नर्स किसी बात को नहीं समझता और वो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाती है, तो वो रुक कर जो है वो सोचता है कि कौन सा लफ्ज़ जो है वो समझ नहीं आया, ये ग्रामर स्ट्रक्चर नया है, क्या ये मुझे सीखना चाहिए? यही नोटिसिंग कहलाता है, यानी जब जो है वो आप गौर करते हो कि आपको क्या सीखना है। तो उसके बाद फोकस ऑन फॉर्म क्या होता है कि फोकस ऑन फॉर्म हमारे पास एक टीचिंग मेथड है जो मिस लॉन्ग एंड रॉबिन्सन 1998 ने जो है डेवलप किया था। इस मेथड में टीचर या ऐप ऐसा माहौल बनाते हैं जहां लर्नर सिर्फ मीनिंग पर नहीं बल्कि फॉर्म्स पर भी जो है वो ध्यान देते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर, ग्रामर और करेक्ट यूजेज, जब लर्नर जो है वो कोई लफ्ज़ या स्ट्रक्चर समझ नहीं आता, तो वो उससे उसी वक़्त जो है वो रुक कर उस पर फ़ोकस करता है और यही चीज़ जो है उसकी लैंग्वेज को बेहतर बनाती है। उसके बाद है स्टिल अदर रिसर्चर्स सच एज़ एलिस एंड शीन 2006। अब इनका पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। यहाँ पे क्या है कि जब कन्वर्सेशन में कोई प्रॉब्लम आती है यानी कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होती है, तो रिसर्चर्स ने देखा है कि फीडबैक बहुत अहम होती है। एलिसन शेन ने क्या कहा, उन्होंने फोकस किया कि जब जो है लर्नर से कोई गलती हो जाए, तो दूसरा जो है वो प्रोफिशिएंट स्पीकर उसे रिकास्ट या रीफॉर्मुलेट करके जो है वो बताते। फॉर एग्जांपल अगर लर्नर कहे कि ही गो टू स्कूल येस्टरडे, तो दूसरा शख्स है ओ ही वेंट टू स्कूल येस्टरडे, यही है हमारे पास रिकास्ट। ठीक है, यानी वो लर्नर्स किसी गलती को सही करके जो है वो सॉफ्टली रिपीट करता है ताकि लर्नर जो है वो करेक्ट फॉर्म सुन सके। उसके बाद हमारे पास स्पेन 2000 ने कहा है कि फीडबैक सिर्फ दूसरों से नहीं आती, बल्कि जो है टू लर्नर्स खुद भी अपनी गलतियों को महसूस कर सकते हैं जब वो आउटपुट की को जो है वो कोशिश करते हैं। अच्छा, मतलब क्या है कि जब आप जो है खुद इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, तो आपको जो है वो ग्रामर या लेक्सिकल आइटम्स या वर्ड्स याद नहीं होते, और तब जो है वो आप सोचते हो कि मैंने सही कहा, ये गलत, ये टेंसेस सही है। यही हमारे पास जो है वो फीडबैक लूप है, जहाँ आप खुद अपनी गलती पकड़ते हो और उसे जो है मॉडिफाई करते हो, यानी उसे बेहतर बनाते हो। रिजल्ट क्या निकलता है कि जब लर्नर कुछ बोलता है, अगर वो सही हो तो अच्छा है, यानी कि फेलिसिटस अटरेंस। अगर वो गलत हो तो लर्नर सोचता है कि मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत है, यानी कि इनफेलिसिट अटरेंस। ये हमारे पास जो है वो ट्राइंग आउट का जो है वो प्रोसेस है, यानी कोशिश करना सीखने का मौका बनता है। अगला टॉपिक हमारे पास आता है ऑटोनॉमी एंड स्टूडेंट एजेंसी। अब इसमें क्या है कि जनरल ग्रांट कंस्ट्रक्शन इज एजुकेशनल अप्रोचेस एंडोर्स अ मोर स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट ओवर अ ट्रेडिशनल टीचर सेंटर्ड मॉडल। इसमें क्या बताया जा रहा है कि पहले जो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड में जो है टीचर सब कुछ करता था, यानी स्टूडेंट्स बस सुनते थे और फॉलो करते थे, लेकिन अब जो है वो मॉडर्न एजुकेशन में रिसर्च जिसे हम लोग कहते हैं कि स्टूडेंट्स को जो है वो खुद भी अपनी लर्निंग का जो है वो जिम्मेदार होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोनॉमी, यानी कि खुद सीखने की जो ज़िम्मेदार होती हैं उसको ऑटोनॉमी कहा जाता है। स्टूडेंट एजेंसी क्या होता है कि खुद फैसला करने और खुद सीखने की ताकत हमारे पास स्टूडेंट एजेंसी होती है। उसके बाद क्या है कि आप कैसे जो है वो लर्निंग का सिस्टम है आजकल जो है वो कंस्ट्रक्शन इस एजुकेशनल अप्रोच ये चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो लर्निंग स्टूडेंट सेंटर्ड हो, यानी स्टूडेंट खुद सीखने
सवाल करें और एक्सप्लोर करें। टीचर जो है वो सिर्फ गाइड गाइड करे, ठीक है, जो हेल्प करे और उसके बाद डायरेक्शन दे, बाकी स्टूडेंट जो है वो अपना काम खुद करें। कॉल में इसका क्या मतलब है कि कॉल में जब जो बच्चा कंप्यूटर या ऐप के साथ जो खुद सीखता है, तो उसको जो है वो ज़्यादा आज़ादी मिलती है कि वो अपने वक्त पर अपने तरीके से जो है वो सीख सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट खुद सीखने का फैसला करे, खुद चेक करे कि कहाँ गलती हो रही है, खुद प्रैक्टिस करे, टीचर्स की मौजूदगी यानी कि गाइडेंस के लिए हो, ना कि हर वक्त जो है वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जिक्र किया है कि ऑटोनॉमी और सेल्फ इंस्ट्रक्शन का। अब याद रखें कि हमारे पास सेल्फ इंस्ट्रक्शन क्या होती है, मतलब बिल्कुल अकेले सीखना बगैर टीचर के, और ऑटोनोमियस लर्निंग क्या होती है कि मतलब स्टूडेंट जो है खुद जिम्मेदारी लेता है, लेकिन टीचर जो है वो गाइड के तौर पे जो है वो मौजूद होता है। इस अप्रोच का मकसद हमारे पास क्या है कि स्टूडेंट्स को जो है पावर करना है, यानी खुद पर जो है वो पूरा एतमाद बनाना, लैंग्वेज पर सोचना सिखाना, उसके बाद सही और मुनासिब तरीके से जो है वो L2 लैंग्वेज यूज़ करना सिखाना। उसके बाद हमारे पास आगे आते हैं कॉल कॉन्टेक्ट्स इंक्रीज स्टूडेंट एजेंसी नॉट ओनली गाइड्स हाउ स्टूडेंट्स यूज टेक्नोलॉजी बट आल्सो इम्प्लाइज दैट दे बिकम द क्रिएटर ऑफ हेल्प टू टेक्स्ट थ्रू एक्टिव क्रिएशन। इसमें कह रहे हैं कि जब जब हम कॉल यानी कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं, तो इसमें जो है सिर्फ टीचर्स ही नहीं बल्कि स्टूडेंट भी जो है वो एक्टिव रोल अदा करते हैं। यानी अब स्टूडेंट सिर्फ सीखने वाला नहीं बल्कि जो है वो क्रिएटर भी होते हैं। स्टूडेंट्स क्या क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट्स कॉल जो है वो मतलब इन कॉल सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए खुद जो है वो बनाते हैं। जैसे हमारे पास ब्लॉग्स वगैरह, ये विकी इनटाइट्स, चैट एक्सचेंजेस, ऑडियो और वीडियो पोस्ट करना, ठीक है, ये सब जो है वो L2 लैंग्वेज को बेहतर बनाने के लिए जो है वो क्रिएटिव तरीका है। उसके बाद कुछ मशहूर जो हमारे पास ब्लॉग साइट्स हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं, ब्लॉगर्स ब्लॉगर्स की वेबसाइट। ये गूगल का एक टूल है, तुम जो है इस पर आसानी से जो है फ़ोटो, टेक्स्ट और वीडियोज़ पोस्ट कर सकते हो। बहुत सिंपल है, बिगिनर्स के लिए जो है वो बहुत बेहतर है। उसके बाद हमारे पास आता है वर्डप्रेस का ज़िक्र किया गया। वर्डप्रेस हमारे पास क्या है कि इस पर जो है हम वेबसाइट या ब्लॉग बड़ी आसानी से जो है और खूबसूरती से बना सकते हैं। उसके बाद blogs.com, ये भी हमारे पास एक जो है कंप्लीट ब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ हम जो है वो फ्री में अपना कंटेंट लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स ऑन स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी, एक्यूरेसी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड फ्लुएंसी। अच्छा, इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया जा रहा है, मतलब एक्यूरेसी सबसे पहले हमें ज़िक्र किया गया कि मतलब ये है कि जब हम इंग्लिश बोलें तो गलतियाँ हम काम हमारी हो, ठीक है, फोनोलॉजिकल और एरर हो गए, लेक्सिकल एरर हो गए, ग्रामेटिकल एरर हो गए। अच्छा, फोनोलॉजी क्या होती है कि अल्फाज की साउंड की जो गलती होती है, लेक्सिकल होती है कि गलत जो है वो वर्ड चॉइस करना, ग्रामेटिकल एरर होती है ग्रामर की गलतियाँ वगैरह। अच्छा, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी आती है, यानी कि पेचीदगी, मतलब ये है कि हम सिर्फ जो है आसान जुमले नहीं बोलेंगे बल्कि थोड़े लंबे जुड़े हुए जुमले जो है वो बोलेंगे, जैसे सेंटेंस के अंदर 2-3 जो है वो क्लॉजेस हों। उसके बाद हमारे पास फ्लुएंसी का ज़िक्र किया गया है, मतलब ये है कि हम जल्दी बगैर रुके यानी कि स्मूथली जो है बोल सकें। फ्लुएंसी में ये चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं, कितनी देर में हम बोलते हैं, ठीक है, कितनी पॉज़ आते हैं यानी कि रुकते हैं, बार-बार रेपिटिशन तो नहीं हो रही है, हमें बोलते वक़्त जो है वर्ड से याद आते हैं या हम जो है वो रुक जाते हैं। आगे फिर हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम बताई हुई है। मसला हमारे पास क्या है कि ये तीनों चीज़ें जो है वो क्यूरेसी, कॉम्प्लेक्सिटी और फ्लुएंसी जो है वो डिफ़ाइन करना, ये मुहैया करना आसान नहीं है। बाज़ औक़ात हम जो है वो नेटिव स्पीकर्स भी इनमें कमज़ोर होते हैं। इसलिए L2 लर्नर्स के लिए जो है ये चीज़ें दुश्वारी पैदा करती हैं, ख़ास तौर पर जो है जब हम स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी का जो है वो टेस्ट देना चाहते हैं। आगे चले तो हमारे पास क्या है कि Hulsi in 2011 considered speaking accuracy to be part of what he called the basic linguistic proficiency। इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास बेसिक लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी की वो चीज़ें हैं जो हर जो है वो नेटिव स्पीकर्स यानी बचपन में खुद ब खुद जो है वो सीख लेते हैं। इसमें आती क्या है, एक्यूरेसी यानी सही अल्फाज, सही ग्रामर और सही तरीके से बोलना। उसके बाद हमारे पास क्या है कि एक्सटेंडेड लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी, हमारे पास क्या होती है, ये वो लेवल है जो एडवांस स्टडी से हासिल होते हैं। यानी जब कोई जो है बंदा ज़्यादा मेहनत से लैंग्वेज सीखता है, उसमें क्या आती है, कॉम्प्लेक्सी आती है, यानी मुश्किल और लंबे जुमले बनाना। उसके बाद फ्लुएंसी यानी रवानी से जो है वो बोलना। उसके बाद आगे फिर हमारे पास होता है जिनका कहना है कि जब हम किसी का स्पीकिंग टेस्ट लें तो हमें जो है बेसिक्स और एक्सटेंडेड प्रोफिशिएंसी को मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों का लेवल जो है वो अलग है। लेकिन असल ज़िंदगी में क्या होता है कि टीचर और रिसर्चर्स चाहते हैं कि L2 लर्नर्स, ठीक है, एक ही वक्त में जो है वो एक्यूरेसी, कॉम्प्लेक्सिटी और फ्लुएंसी सब कुछ जब अच्छी तरीके से सीख कर अच्छी तरीके से जो है वो कर सकें। और एक और मुश्किल क्या है कि हमारे पास जो है वो एंशिएंट प्रोनाउंसिएशन जो है, ये भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता है, लेकिन हुल्स्टीचिन कहते हैं कि ये चीज़ें जो है वो एडल्ट लर्नर के लिए जो है वो बहुत मुश्किल होती हैं। उसके बाद है कि जो फर्दर कॉम्प्लिकेटेड मैटर, अब यहाँ पे हमें आगे क्या बताया जा रहा है कि स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी जो है वो सिर्फ लर्नर्स की लैंग्वेज स्किल्स पर ही नहीं डिपेंड नहीं करती, बल्कि कौन सा जो है वो
टास्क उसे दिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस ये है कि हर स्पीकिंग टास्क बच्चे को जो एक ही लेवल की हेल्प नहीं देती। कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो एक्यूरेसी बेहतर करते हैं, कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो फ्लुएंसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और कुछ जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी में जो है वो मदद देते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है कि बैट्समैन एंड सेवी गोनान 1989-86 ने ये कहा था कि हमारे पास जो ACTFL यानी कि ओरल प्रोफिशिएंसी इंटरव्यू है, ये हमारे पास एक मशहूर जो है वो स्पीकिंग टेस्ट है। इसमें भी जो है हर टास्क जो है वो लर्नर को डिफरेंट तरीके से जो है वो टेस्ट करता है। कॉल में क्या होता है कि कॉल में जो है वो जब हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हमारे पास है वीडियो रिस्पॉन्सेज या चैट बॉक्स ऑडियो टास्क, वो भी किसी खास टास्क पर बेस होते हैं। इसलिए टीचर्स को ये सोचना होता है कि जो टास्क हम दे रहे हैं, क्या वो बच्चे की फ्लुएंसी, एक्यूरेसी और कॉम्प्लेक्सिटी भी जो है बेहतरी ला सकता है, या ला रहा है या नहीं ला रहा। उसके बाद आगे हमारे पास आते हैं कॉल पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर स्पीकिंग। यहाँ पे टास्क बेस्ड इंस्ट्रक्शन के TPI। इन द प्रीवियस सेक्शन वी ब्रीफली रिव्यूड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थियोरेटिकल नोटेशन दैट अंडरलाई बेस्ट प्रैक्टिस इन L2 टीचिंग। अब इसमें देखें तो इसमें क्या है, कह रहे हैं कि ये जो है वैसे किस बारे में, ये हिस्सा हमें ये बताता है कि हमने जो पिछले हिस्सों में थ्योरीज पढ़े हैं, जैसे हमारे पास सोशियो कल्चर थ्योरी, इंटरेक्शनलिस्ट हाइपोथेसिस, ये सब जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस को समझने में मदद देते हैं। अब हम जो है वो एक ख़ास तरीका सीख रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं कि TBLT यानी कि टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, यानी ऐसा तरीका जिसमें जो है लैंग्वेज सीखने के लिए जो है वो टास्क बेस्ड एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। TBLT में क्या है कि TBLT में जो बच्चों को ज़बान सिखाने के लिए सिर्फ ग्रामर याद नहीं करवाई जाती, बल्कि उन्हें जो है रियल वर्ड दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोलैबोरेशंस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ जो ऐसे होते हैं जिससे जो है हम रियल लाइफ में लैंग्वेज यूज़ जैसे हम लोग करते हैं, इस तरह होती है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद की हम लोग बात करें कि टीचर का काम क्या है कि टीचर को करिकुलम यानी पूरा तालीमी प्लान इस तरह बनाना होता है कि इन थ्योरीज का इस्तेमाल हो और स्टूडेंट को जो है वो मीनिंगफुल टास्क दिए जाएँ। उसके बाद है मोस्ट ऑफ टाइम टीवी अप्रोचेज आल्सो इंक्लूड एनालिटिकल पोस्टेड। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे बात हो रही है कि TBI यानी कि टास्क बेस्ड इंस्ट्रक्शन, ये हिस्सा हमें ये बताता है कि हम जो है वो TBI टास्क बेस्ड इंस्ट्रक्शन या हमारे पास TBLT टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग को जो है यूज़ करते हैं, तो इसमें जो है सिर्फ टास्क देना काफ़ी नहीं होता। इसके 3 मेन फ्रेजेस होते हैं, जैसे हमारे पास प्री टास्क फ्रेजेस हो, टास्क फ्रेज हो गया, पोस्ट टास्क फ्रेजेस हो गए। अच्छा, उसके बाद क्या है कि कहन के मुताबिक जो है हमारे पास मेन टास्क वो होती हैं जिनमें जो है प्लानिंग हो, यानी कि नंबर 1 पॉइंट तो उन्होंने हमें पहले दिया हुआ है कि प्लानिंग के हवाले से। अच्छा, नंबर 1 देखिए, प्लानिंग पहले से की गई हो और आखिर में जो है वो पोस्ट टास्क रिफ्लेक्शन भी हो। नंबर 2 है टास्क ऐसा हो जो स्टूडेंट को जाना पहचाना यानी कि फैमिलियर लगे। नंबर 3 है इसमें कुछ एनालिसिस और जस्टिफिकेशन हो, यानी सोचने या वजाहत करने की ज़रूरत हो। नंबर 4 है वो टास्क इंटरेक्टिव या डायलॉजिक हो, यानी बच्चे आपस में जो बात करें, कोऑपरेट करें और डिस्कस करें। टीचर का क्या किरदार है? टीचर का बहुत अहम रोल होता है, वो स्टूडेंट के लिए जो सही और यूज़फुल टास्क सिलेक्ट करे, ख़ासतौर पर जब हम जो है वो कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहे हों, यानी कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी की मदद से लैंग्वेज सिखा रहे हों। तो स्टूडेंट्स को जो है वो ज़्यादा ऑटोनोमियस होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट जो है वो खुद मुख्तार होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है कॉल लर्निंग इन्वायरमेंट। अ कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट कॉल इज दैट इट्स ओनली रेफर टू स्पेसिफिक प्रोग्राम और मोबाइल ऐप्स। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि कॉल का मतलब तो हमारे पास होता है कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग, यानी जब हम जो है इंटरनेट, मोबाइल ऐप या कंप्यूटर की मदद से जो है वो इंग्लिश या दूसरी ज़बानें सीखती हैं, तो हमारे पास एक मिसकंसेप्शन पैदा होता है। अक्सर लोग जो है वो समझते हैं कि कॉल का मतलब सिर्फ जो है वो लैंग्वेज ऐप्स या स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कॉल सिर्फ सॉफ्टवेयर या ऐप नहीं होता। अच्छा, कॉल की 2 बड़ी इकसाम है, एक ट्यूटोरियल कॉल होती है और दूसरी हमारे पास जो है वो सोशल कॉल होती है, या हम लोग CMC भी उसे कहते हैं। इनके हवाले से देखें तो सबसे पहले ट्यूटोरियल कॉल क्या होती है, इसमें जो है वो कंप्यूटर की ऐप हमें जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम प्रोमोट या सवालात के जवाब देते हैं। ये ज़्यादातर जो है वन वे लर्निंग होता है, जैसे हम लोग ड्यूलिंगो हो गया, रोस्टा स्टोन हो गया, या कोई हमारे पास ग्रामर एक्सरसाइज ऐप होगी। उसके बाद सोशल कॉल या CMC कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन, इसमें 2 इंसान बात करते हैं लेकिन कंप्यूटर के ज़रिए, जैसे ज़ूम पर बात करना, व्हाट्सएप या ऑनलाइन चैट पर जो है और लैंग्वेज प्रैक्टिस करना, ये हमारे पास जो है वो इंटरैक्टिव लर्निंग होता है। आगे हमारे पास CMC की 2 टाइप्स होती हैं। CMC क्या होती है? एक तो ACMC यानी कि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, दूसरा SCMC यानी कि साइक्रोनस कम्युनिकेशन।
एसीएमसी क्या होता है कि इसमें बात जो है वो एक साथ नहीं होती, टाइम डिले होता है, जैसे मैं बस ईमेल लिखना, ब्लॉग पोस्ट लिखना, ये रिकॉर्डेड्स वगैरह भेजना। उसके बाद एससीएमसी क्या होती है, इसमें जो है वो बात रियल टाइम में होती है, जैसे हम बस वीडियो कॉल, लाइव चैट या मैसेजेस वगैरह। आगे देखें तो हमारे पास आता है क्रिएटिंग एन ऑनलाइन करिकुलम फॉर L2 स्पीकिंग देन इज नॉट सो मच अबाउट चूजिंग वन टाइप ऑफ द कॉल एक्टिविटी ओवर अनदर। इसमें अब हमें क्या कह रहे हैं कि हमें बताया जा रहा है कि हमें बस जब जो हम L2 स्पीकिंग्स के लिए जो ऑनलाइन करिकुलम बनाते हैं तो हमें सिर्फ एक किस्म की कॉल एक्टिविटी नहीं चुननी चाहिए, बल्कि जो मुख्तलिफ टूल्स और टास्क को मिलाकर जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे हम लोग L2 लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद कॉल की दो बड़ी जो है वो कैटेगरीज हैं हमारे पास, कौन सी, कॉल ट्यूटोरियल जैसे ACMC एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, और दूसरा हम लोग जो है वो SCMC यानी कि साइक्रोनस कम्युनिकेशन। इसके बारे में जो है मैंने पहले भी आपको बताया है पिछले पैराग्राफ में। अब यहाँ पे ACMC ये दोनों जो होती है लर्नर्स को प्री प्लानिंग टाइम देते हैं, यानी स्टूडेंट्स पहले सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। इससे जो है वो एक्यूरेसी और कम्प्लेक्सिटी से भी जो बेहतरी आती है और फ्रस्ट्रेशन भी जो है वो कम होती है। SCMC इसमें जो है वो लाइव बातचीत होती है, जैसे जूम या लाइव चैट वगैरह। इससे फ्लुएंसी बेहतर होती है क्योंकि हमारे पास रियल लाइव कन्वर्सेशन की तरह ये होता है, जहाँ हमारे पास टर्न टेकिंग यानी बारी बारी जो है बोलने का अमल होता है। उसके बाद हमें कौन से पॉइंट्स जो है वो अपने माइंड में रखने चाहिए। पहले तो यहाँ पे देखें कि स्कैन एंड रॉबिन्सन जैसे रिसर्च ने जो समझाने की कोशिश किया है कि स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी में तीन चीज़ें अहम होती है, एक्यूरेसी, कॉम्प्लेक्सिटी और फ्लुएंसी। अच्छा, लेकिन याद रखिए कि वो एक टास्क या कॉल एक्टिविटी ये तीनों चीज़ें जो है इकट्ठे इंप्रूव नहीं कर सकती। उसके बाद अगला पैराग्राफ में बस आता है ट्यूटोरियल कॉल एंड स्पीकिंग। ट्यूटोरियल कॉल क्या होता है कि ट्यूटोरियल कॉल हमारे पास वो तरीका होता है जिसमें स्टूडेंट्स अकेले बैठकर जो कंप्यूटर की मदद से स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं, यानी जब कोई टीचर या पार्टनर साथ ना हो तब भी आप जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड यानी खुद से बोलने की जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद कॉल क्लासरूम वर्सेस हम लोग ट्यूटोरियल कॉल देखें तो अब इसमें हमारे पास क्या होते हैं कि जब जो हम क्लासरूम में क्या करते हैं, जब हम दूसरे स्टूडेंट से टीचर के साथ बातचीत करते हैं तो हमें अपनी गैप्स समझ आती हैं, यानी अपनी गलतियाँ समझ आती हैं। हम देखते हैं कि हमें कहाँ जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद ट्यूटोरियल कॉल में जो हम अकेले बोलने की प्रैक्टिस करती हैं, इससे हमारी जो मेमोरी बहुत बेहतर होता है, यानी हमें जो है वो अल्फाज यानी वर्ड्स और कोलिकेशंस और यूजेस जो है वो याद रहती हैं। उसके बाद हम जो कुछ सीखते हैं उसे ज़हन में रखना और दोबारा उसे याद लाना यानी कि रिट्राइवल जो है हमारे लिए आसान हो जाता है। कंप्यूटर का रोल क्या होता है, कंप्यूटर इस किस्म की जो स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए जो है वो हेल्पफुल है, खासतौर पर ज़बानों में जहाँ जो डिफ़िकल्ट साउंड्स या मॉर्फोलॉजिकल बंडेंट्स हो, यानी कि जो है मुख्तलिफ शक्लें बदलने के रूल ज़्यादा हों, जैसे हमारे पास वर्ड फॉर्म्स वगैरह। उसके बाद आगे देखें तो आइडली स्टूडेंट्स शुड सब वोकलाइज और स्पीक आउट लाइड लाउड। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम जो है वो न्यू वोकैबुलरी यानी नया अल्फाज सीखते हैं तो हमें ज़ोर से जो है बोलकर यानी कि स्पीक आउट लाउड या दिल ही दिल में जो है बोलकर यानी कि सब वोकलाइज जो है वो पढ़ना चाहिए। इससे याद रखने में मदद मिलती है और ज़बान जो है वो ज़बान पर आ जाती है, मतलब अच्छे से समझ आती है। उसके बाद ट्यूटोरियल कॉल और ड्रिल एंड किल का जिक्र किया गया। पहले ज़माने में ट्यूटोरियल कॉल्स जो हैं उसको ड्रिल एंड किल कहा जाता था, यानी सिर्फ जो है रिपीट करवा के उसको जो है वो पूरा कर देना। लेकिन अब जो हैबर्ड और सिस्किन 2004 ने कहा है कि ट्यूटोरियल कॉल का ज़बान जो है वो सीखने में एक हमारे पास इम्पोर्टेंट रोल है, ये करिकुलम का अच्छा हिस्सा हो सकता है। अच्छा, उसके बाद स्पीकिंग टास्क कैसे होते हैं कि ट्यूटोरियल कॉल में अक्सर ऐसी स्पीकिंग एक्सरसाइज होती हैं जिनमें जो स्टूडेंट अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं, फिर वो अपनी जो है ऑडियो को नेटिव स्पीकर्स की ऑडियो से जो है वो कंपेयर करते हैं, यानी बाज़ औक़ात जो है वो डाइवर्स एशियंट्स यानी मुख्तलिफ लहजों वाले स्पीकर्स की रिकॉर्डिंग जो है वो उसमें दी जाती है। प्रॉब्लम और फीडबैक हमारे पास इसमें नहीं होता है। ऐसा करने से जो एक बड़ी कमी ये आती है कि स्टूडेंट्स को जो है वो कोई फीडबैक नहीं मिलता, यानी ना कोई बनाता है और उससे जो है वो सही बोला या गलत, मतलब कोई नहीं बताता कि सही इसने सही बोला है या गलत बोला है या उसकी क्या गलती है। उसके बाद मेरे पास ASR क्या है कि ऑटोमेटेड स्पीच रिकॉग्निशन। यहाँ पर जो है ASR बहुत मददगार साबित होता है। ये हमारे पास जो है वो प्रोग्राम स्टूडेंट्स की जो है वो रिकॉर्ड स्पीच को सुनकर ऑटोमेटिकली बताते हैं कि प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी जो है वो कैसी है, यानी मशीन जो है खुद से फीडबैक देती है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो फर्ज करो कि हमने जो है वो प्रोनाउंसिएशन की एक्सरसाइज की और अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की। ASR प्रोग्राम जो है वो हमें बताएगा कि हमने जो है कौन सा लफ्ज़ सही या गलत बोला। इससे जो है वो हम खुद से ही अपनी गलती जो है वो ठीक कर सकते हैं। उसके बाद अगला पैराग्राफ हमें वापस आता है फीडबैक इन विद ट्यूटोरियल कॉल। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं कि ASR सिस्टम वर्क बेस्ट व्हेन अप्लाइड टू क्लैरिफाई सर्कमस्टांस्ड लिंग्विस्टिक सब डोमेन्स और माइक्रोवर्ड्स। अच्छा, इसमें अब हमें क्या बात बताई जा रही है कि इसमें हमारे पास कह रहे क्या है कि ASR ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन ये कैसे काम करते हैं कि ASR सिस्टम वो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो है हमारी आवाज़ को पहचानते हैं और देखते हैं कि हमने जो है वो अल्फाज सही बोले हैं कि नहीं।
ये सर कहाँ बेस्ट काम करते हैं? ये सर बेस्ट काम करता है छोटे टॉपिक्स या मखसूस सब्जेक्ट्स पे, जिन्हें हम जो कहते हैं माइक्रो वर्ड कहते हैं या लिंग्विस्टिक सब डोमेन कहते हैं। एएसआर जो है वो क्या टास्क देते हैं? एएसआर स्टूडेंट्स एएसआर सिस्टम जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स को ये छोटे-छोटे टास्क देते हैं। पहले क्या है कि इंडिविजुअल साउंड प्रैक्टिस, मसलन जो है वो सिर्फ टीएच की साउंड बोलनी है। अच्छा, उसके बाद वर्ड रिकॉग्निशन है कि हम जो है वो कोई वर्ड बोलो और सिस्टम पहचानेगा कि जो है वो तुमने क्या कहा है। उसके बाद शॉर्ट सेंटेंसेस रेपिटिशन क्या होता है? एक छोटा जुमला रिपीट करो, जैसे हाउ आर यू, ठीक है। अब कौन से जो है वो एएसआर प्रोग्राम मशहूर हैं? सबसे पहले क्या है कि कुछ कमर्शियल यानी खरीद का जो इस्तेमाल होने वाली एएसआर प्रोग्राम्स ही हैं हमारे पास। क्या है कि प्लेटफॉर्म कंपनी है, ड्यूसेंस डॉट कॉम है, ठीक है, रोस्टर स्टोन डॉट कॉम है। प्रोग्राम नेम कौन से है? ड्रैगन नेचुरली स्पीकिंग है, ड्रैगन एनीवेयर ऐप है और टेल मी मोर। ये सारे जो है वो प्रोग्राम स्पीच को डिटेक्ट करते हैं और हमें जो है वो फीडबैक देते हैं कि प्रोनाउंसिएशन की फ्लुएंसी जो है वो कैसी है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि हम बार-बार जो है वो बोलने की एक्सरसाइज कर सकते हैं, हमारी स्पीकिंग और स्पेलिंग दोनों बेहतर होंगी। हम जो है खुद से अपनी गलती समझ सकती हैं बगैर टीचर के। उसके बाद हमारे पास अगले पैराग्राफ में हम जाएँगे कि यहाँ पे मेरे पास से ड्रैगन सॉफ्टवेयर का ज़िक्र किया गया है। अब ड्रैगन सॉफ्टवेयर क्या है कि ये एक ख़ास किस्म का जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमारी बोली हुई स्पीच को जो है लिखे हुए टेक्स्ट में बदल देते हैं। यानी अगर हम जो है वो इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोलेंगे तो ड्रैगन उसे जो है वो लिख देगा। जैसे जो है हमने बोला कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश, अब ड्रैगन लिखेगा कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? ड्रैगन सिर्फ अमेरिकन इंग्लिश ही नहीं बल्कि और भी कई ज़बानों की मतलब एशियंट्स को सपोर्ट करता है। जैसे हमारे पास यूके इंग्लिश हो गया, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश हो गया, इंडियन इंग्लिश हो गया, एशियन इंग्लिश हो गया, ठीक है, फ्रेंच, जर्मन, इटालिक, स्पेनिश, डाकू ये इन तमाम लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। एल टू क्लासरूम में जो है ड्रैगन का क्या फ़ायदा होता है? एल टू यानी हमारे पास सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। जब जो है हम कोई इंग्लिश वर्ड या फ्रेज़ सही प्रोनाउंसिएशन के बगैर बोलेंगे तो ड्रैगन उसे गलत टेक्स्ट में जो है वो चेंज करेगा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इसके बाद फिर क्या होगा कि फिर जो है वो स्टूडेंट को सोचना पड़ेगा कि मैंने क्या गलत बोला है, मुझे उसे जो है दोबारा सही बोलना है और इस तरह वो जो है वो बार-बार प्रैक्टिस करके जो है वो बेहतर बोलने लगता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसे जो हम लोग फोर्स्ड आउटपुट कहते हैं, स्पेंड 2000 या फीडबैक लूप, यानी जो है वो स्टूडेंट्स को सिस्टम से फीडबैक मिलता है और वो दोबारा कोशिश करते हैं कि सही और क्लियर अंदाज में बोले। उसके बाद रिज़ल्ट हमारे पास क्या निकलता है कि तमाम प्रोनाउंसिएशन जो है वो बेहतर होंगी, हमें जो है पता चलेगा कि कौन सा लफ्ज़ गलत बोला है, हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएँगे बोलने में। उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे जो है उन्होंने ब्लैकविस्ट से 2014-15 डिस्क्राइब हाउ ही यूज़ अ सिमिलर टूल फ्रॉम द विंडो। अब यहाँ पे हमें क्या बात बताई जा रही है? यहाँ पे अब पहले तो हमें कह रहे हैं कि W7ASR क्या है? यह ब्लैकविट्स नाम की एक रिसर्चर ने जो है विंडो का एक ख़ास टूल इस्तेमाल किया था जिसका नाम था W7ASR, यानी कि ऑटोमेटेड स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारी जो बोले हुए अल्फाज को टेक्स्ट में बदल देता है। जैसे हमारे पास ड्रैगन सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर अब उन लैंग्वेजेस में जो अवेलेबल है जैसे चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज़, स्पेनिश वगैरह। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि क्लास और घर दोनों जगह काम आता है। प्लगविट्स ये सॉफ्टवेयर जो है वो क्लासरूम में भी इस्तेमाल किया जाता है और घर में भी, यानी कि आउटसाइड ऑफ क्लास भी। तरीका क्या है? स्टूडेंट्स ने पहले कुछ जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस की, फिर वही टेक्स्ट बोलने की शक्ल में जो है प्रैक्टिस किया और फिर सॉफ्टवेयर ने जो है वो उनकी स्पीच को टेक्स्ट में बदल दिया। बदल कर जो है वो उसका फीडबैक दिया। उसके बाद फीडबैक लूप क्या करता है कि जब स्टूडेंट्स जो है वो गलत प्रोनाउंस करता है तो सॉफ्टवेयर उसे गलत टेक्स्ट में जो है वो कन्वर्ट करता है। तो स्टूडेंट्स को पता चलता है कि कहाँ गलती हो रही है और वो दोबारा जो है वो ट्राई करता है। यही फीडबैक लूप कहलाता है, यानी गलती, फिर समझ आना, फिर दोबारा सही बोलना और फिर उसके बाद जो है वो सीखना। उसके बाद डिक्टेशन स्टडीज़ क्यों फ़ायदेमंद होती हैं? अब यहाँ पे क्या है कि डिक्टेशन यानी किसी चीज़ को सुनकर जो लिखना, ये बोलकर जो है वो सॉफ्टवेयर से लिखवाना, ये तरीका जो है हमारे पास फ़ॉरेन लैंग्वेज L2 सीखने में जो है वो बहुत ये फ़ायदेमंद है, यूज़फुल है। उसके बाद स्वेन एंड लैटकिन 1998 इन्होंने ये भी दिखाया कि डिक्टोग्लॉस जैसे हमारे पास जो है वो एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स को लैंग्वेज याद रखने और समझने में जो हेल्पफुल करती है। लेकिन मसला क्या है? हैरानी की बात ये है कि कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग एंड कॉल की बहुत सी स्टडीज़ और एप्लीकेशन ने जो है वो ड्रैगन और W7ASR से जैसे सॉफ्टवेयर को ज़्यादा यूज़ नहीं किया। हालाँकि ये जो है हमारे पास टूल L2 स्पीकिंग के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। रिज़ल्ट हमारे पास क्या निकला है कि प्लगबिट्स और दूसरे जो रिसर्चर सजेस्ट करते हैं कि कॉल के लोग जो हैं इन टूल्स को फ्यूचर में ज़्यादा एक्सप्लोर करें ताकि जो स्टूडेंट्स को प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी जो है उनकी बेहतर हो जाए।
उसके बाद फिर यहाँ पे अगला पैराग्राफ देखें तो यहाँ पे द रोस्टर स्टोन का फिर ज़िक्र किया गया है। रोस्टर स्टोन क्या है कि ये एक मशहूर हमारे पास लैंग्वेज लर्निंग सॉफ्टवेयर है जो स्टूडेंट्स को जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज सिखाने में मदद करता है। अब इसने जो है वो सॉफ्टवेयर में एक ख़ास फीचर से इस तरह शामिल किया जिसे हम लोग कहते हैं एएसआर यानी कि ऑटोमेटेड स्पीच या रिकग्निशन। ये फीचर जो है अब 25 लैंग्वेजेस में जो है अवेलेबल है। ये फीचर्स कैसे काम करता है, ये जो है वो एक्सरसाइज स्टूडेंट्स को जो है वो हेल्प करती है कि वो सिंगल वर्ड्स बोलकर प्रैक्टिस करें, ठीक है। शॉर्ट कोलिकेशंस यानी 2 या 3 वर्ड्स के ग्रुप को सही तरीके से बोलें, फ्रेजेस को समझें और बोलें। जब जो है हम कोई वर्ड या फ्रेज बोलते हैं तो एएसआर सिस्टम जो है वो हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है। फिर वो हमारी आवाज़ की जो है वेव को कंपेयर करता है और नेटिव स्पीकर्स की आवाज़ से। अच्छा, उसके बाद वेव एनालिसिस क्या है कि ये सिस्टम जो है हमारी वॉइस की वेव यानी विजुअल शेप सिखाता है। अगर हमारी वॉइस नेटिव स्पीकर से मिलती हो तो इट इज़ करेक्ट, अगर ना मिले तो ये 2 या 3 बार ट्राई करना पड़ता है ताकि फ़र्क समझ आ जाए। यही चीज़ जो है वो हमें फीडबैक देती है कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद सोशल नेटवर्क और ट्यूटोरिंग भी क्या है कि रोस्टर स्टूडेंट अब स्टूडेंट के लिए जो है वो ऑनलाइन ट्यूटोरिंग यानी इंटरनेट पर टीचर से जो है हेल्प लेना और अपना एक छोटा-सा जो है वो सोशल नेटवर्क भी ऑफ़र करता है। लेकिन ये हमारे पास सीएमसी यानी कि कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन में आता है, जिसकी तफ़सील अगले हिस्से में जो है हमें पूरी उन्होंने बताई भी है। आगे हम लोग इसके बारे में तमाम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या है कि रोस्टर स्टोन एएसआर की मदद से जो है हमें प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करवाता है, हमारी आवाज़ की नेटिव स्पीकर से जो है कंपेयर करके फीडबैक देते हैं और एक्स्ट्रा हेल्प के लिए जो है ऑनलाइन ट्यूटर और सोशल एक्टिविटीज़ भी हमें ऑफ़र करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास सीएनजी 529 का लेक्चर नंबर 14 का पार्ट नंबर 1। आई होप सो आप लोगों को इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। लेक्चर लेंथी था लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कंप्लीट डिटेल के साथ आपको समझाऊँ ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। आई होप सो आप लोगों के लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।